वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ट्राइनोमिनल नोमेनक्लेचर सिस्टम को। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर सिस्टम को, जिसमें बोला था किसी भी ऑर्गेनिज्म का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। एक क्या होता है जेनरिक नेम, मतलब जीनस का नेम। सेकेंड क्या होता है स्पीसीज का नेम होता है। बट यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे ट्राइनोमिनल नोमेनक्लेचर सिस्टम, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं उसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। अब एग्जाम्पल के बेसिस पे बोले इसको आप कैसे लिखेंगे। जो फर्स्ट नेम होता है वो क्या होता है जेनरिक नेम, मतलब जीनस का नेम होता है। और जो सेकेंड नेम होता है वो कैसा होता है स्पीसीज का नेम होता है, ठीक है। और जो थर्ड नेम होता है, अगर आप एनिमल की आप बात करो तो उसको हम बोलते हैं सब स्पीसीज। और आप प्लांट की अगर बात करो तो क्या होता है वैरायटी। मीन्स अगर आप एनिमल को आप क्लासीफाई करो ट्राइनोमिनल नोमेनक्लेचर सिस्टम से तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट नेम जेनरिक नेम या जीनस, सेकेंड नेम स्पीसीज नेम एंड थर्ड नेम क्या होगा आपका सब स्पीसीज होगा। लेकिन अगर आप प्लांट को क्लासीफाई करते हो तो क्या बोलोगे, फर्स्ट जेनरिक नेम, सेकेंड स्पीसीज नेम एंड थर्ड क्या होगा आपका वैरायटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखो ये जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है इसको किसी स्पेसिफिक साइंटिस्ट के थ्रू दिया नहीं गया था, ठीक है। तो ये जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है इसको किसी स्पेसिफिक साइंटिस्ट ने नहीं दिया था। तो हम बोलते क्या है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को, तो हम बोलते हैं ट्राइनोमिनल नोमेनक्लेचर को इट वाज एक्सटेंशन ऑफ बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर। मीन जो बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर कैर्लस लिनियस ने दिया था उसी का क्या है आपका एक्सटेंशन है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं। एक प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम क्या है ब्रेसिका ओलेरेसी कैपिटेटा, जिसका कॉमन नेम क्या है कैबेज, ठीक है। तो कैबेज का साइंटिफिक नेम की अगर बात करो तो उसको हम लिखते हैं ब्रेसिका ओलेरेसी कैपिटेटा। अब देखो ब्रेसिका क्या है इसमें जीनस है, ओलेरेसी क्या है इसमें स्पीसीज का नेम है एंड कैपिटेटा क्या है इसकी वैरायटी है, ठीक है। सेम ऐसे दूसरा नेम यहाँ पे भी क्या है आपका ब्रेसिका मतलब जीनस, ओलेरेसी मतलब स्पीसीज एंड दूसरा थर्ड नेम क्या है आपका बोट्राइटिस, मतलब ये क्या है आपका वैरायटी। इसका कॉमन नेम क्या बोलते हैं इसको हम कॉलीफ्लावर, क्या बोलते हैं इसको हम कॉलीफ्लावर, ठीक है। थर्ड ऐसे ही नेम है जीनस क्या है आपका ब्रेसिका एंड स्पीसीज क्या है आपका ओलेरेसी एंड जो वैरायटी है उसको हम बोलते हैं गोंगलीलोर, जिसको हम बोलते हैं नॉन कॉल, ठीक है। तो नॉन कॉल भी क्या है आपका सेम जीनस एंड स्पीसीज के ही हैं, किसके कैबेज एंड कॉलीफ्लावर के। तो ओवरऑल आप बात करो कैबेज कॉलीफ्लावर एंड नॉन कॉल, इनका जीनस और स्पीसीज का नेम तो सेम है बट डिफरेंट किस में वैरायटी में, मतलब ये सब एक दूसरे के जैसे ही क्या है आपके स्पीसीज है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा एनिमल के रेफरेंस में क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझाया है। जैसे एक नेम है ह्यूमन के, जब मैन का जो आप साइंटिफिक नेम लिखते हो होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस क्या है, होमो क्या है इसमें जीनस है, सेपियंस क्या है इसमें स्पीसीज है एंड थर्ड एक और नेम लिख रखा है सेपियंस, इसको हम बोलते हैं सब स्पीसीज। मतलब होमोसेपियंस सेपियंस, जैसे आप बोलोगे सर 2 नेम क्यों एक जैसे लिखे हैं, तो मतलब जैसे आप बोलते हो ना ह्यूमन इवोल्यूशन, तो आप जब बोलते हो ना कि जो हमारे जो मॉडर्न मैन से पहले भी वो मैन प्रेजेंट थे, ठीक है, तो उनका भी नेम होमोसेपियंस ही है। पर आज अगर हम मॉडर्न मैन की बात करें तो उनसे डिफरेंट है ना कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, तो हम उनको हम देखिए होमोसेपियंस सेपियंस, जिसमें होमो क्या है जीनस है, सेपियंस स्पीसीज है और थर्ड जो सेपियंस क्या है आपका सब स्पीसीज है, ठीक है। तो ये था आपका ट्राइनोमिनल नोमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि हम कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशन सिस्टम के थ्रू हम एनिमल या प्लांट को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखो 3 टाइप के हम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, सेकेंड है आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड थर्ड है आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, यानी फाइलोजेनेटिक में। चलो एक एक करके सबको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो बोला है ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो किसके बेस्ड ऑन है, 1 or more
या फ्यू करेक्टर्स विच मेनली वेजिटेटिव और फ्लोरल करेक्टर। बोला है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, सबसे पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो किस पे बेस्ड ऑन है, या तो एक करेक्टर या बोल सकते हो फ्यू करेक्टर पे, जो मेनली कैसे थे, वेजिटेटिव करेक्टर थे या क्या थे, फ्लोरल करेक्टर, फ्लावर करेक्टर्स, या आप बात करो कि वेजिटेटिव करेक्टर मतलब प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनके करेक्टर्स, ठीक है, या आप बात करो कि एनिमल्स का जो वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर है वो करेक्टर, ठीक है। तो अब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो मेनली जो हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स की। किसकी बात करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स की, मतलब बाहर से कैसा दिखता है, ठीक है, एनिमल का स्ट्रक्चर कैसा है, चाहे प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा है। तो मेनली जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें हम मैक्सिमम जो साइंटिस्टों ने इसका कंट्रीब्यूशन है उन्होंने जो मेनली कैरेक्टरिस्टिक लिए थे वो कैसे थे, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स ही थे, ठीक है। अब बोला है कि जैसे एग्जांपल कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक, तो जो कैरेक्टर्स इंक्लूड हैबिटेट, नंबर ऑफ लीव्स, शेप ऑफ लीव्स। तो क्या बताया, तो जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए गए थे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में वो कैसे थे, जैसे हैबिटेट, कैसे थे, जैसे हैबिटेट, जैसे प्लांट में कैसे कितने नंबर में लीफ है, या बोल सकते हो लीफ का शेप कैसा है, सिंपल है, कंपाउंड है, ठीक है, तो या रेटिकुलेट वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, इनके कैरेक्टरिस्टिक लिए गए थे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लासिफाई करने के लिए। बोला है कि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब इसको लेफ्ट कर दिया गया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एप्रोप्रिएट नहीं था क्लासिफाई करने के लिए। अब क्यों नहीं था, बिकॉज इट गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड फ्लोरल करेक्टर, जिसमें इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या किया गया था कि जो वेजिटेटिव करेक्टर है, जैसे आपने बोला हैबिटेट हो गया, लीव्स हो गया, नंबर ऑफ लीफ या शेप ऑफ लीव्स, ठीक है, या मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, और जो फ्लोरल करेक्टर थे, फ्लोरल करेक्टर मतलब रिप्रोडक्टिव जो करेक्टर्स थे, उनको इक्वल वेटेज दिया गया था, ठीक है। बट ये एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल था, क्योंकि जो फ्लोरल करेक्टर होते हैं आर कंजर्व, मतलब वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, बट जो वेजिटेटिव करेक्टर्स हैं वो जनरली अफेक्टेड होते हैं किससे, इन्वायरमेंट के थ्रू, ठीक है, क्योंकि जैसा जैसा इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो आप बोल सकते हो वेजिटेटिव करेक्टर क्या होते हैं, प्लांट में चेंज होते रहते हैं, ठीक है, यानी सेम ही स्पीसीज अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में अलग टाइप्स के वेजिटेटिव करेक्टर को शो करता है। बट जो फ्लोरल करेक्टर है वो हर जगह क्या होगा, या उस पर इन्वायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट नहीं करते, वो हर जगह क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये था आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें मेनली फ्यू करेक्टर्स को लिए गए थे। मेनली करेक्टर्स कैसे थे, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स ही थे, जैसे बताया हैबिटेट, नंबर ऑफ लीफ, शेप ऑफ लीव्स। फिर बोला कि ये करेक्टर, ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, इसको बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं था, या बोल सकते हो ज़्यादा टाइम तक ये चल नहीं सका। क्यों, क्योंकि इसमें जो वेजिटेटिव करेक्टर एंड फ्लोरल करेक्टर को सेम वेटेज दिया गया था। बट जो वेजिटेटिव करेक्टर क्या होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू अफेक्ट होता है, पर फ्लोरल करेक्टर प्लांट में क्या होता है, अफेक्ट नहीं होता, वो तो प्लांट का एक तरह से रिप्रोडक्टिव करेक्टर ही है। तो प्लांट में क्या होता है, हर आप बोल सकते हो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन में एक जैसा ही होगा। जैसे आप रोज़ प्लांट की बात करो, रोज़ प्लांट में जो फ्लोरल करेक्टर होगा वो क्या होगा, हर हैबिटेट में एक जैसा ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग साइंटिस्ट प्लेस अंडर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या बोला कि कौन कौन से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में को दिया था। तो फर्स्ट जो है आपका थियोफ्रेस्टस। कौन थे आपके, थियोफ्रेस्टस, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नेम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। तो IMP भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे। ही क्लासीफाई 480 प्लांट, इसमें उन्होंने 480 प्लांट को क्लासीफाई किया था। उसको प्लेस किस में किया था, हर्ब में प्लेस किया था, श्रब में प्लेस किया था और ट्री में प्लेस किया था, ठीक
ठीक है। तो बोला था उन्होंने 480 प्लांट को उन्होंने इस बुक में क्लासीफाई किया है और उसको डिफरेंट ग्रुप में प्लेस किया है, हर्ब, श्रब एंड ट्री। अब हर्ब, श्रब एंड ट्री क्या होते हैं? हम मतलब हम देखो जो बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट होते हैं। श्रब मतलब आप बोलते हो जैसे जो कटेली झाड़ियों जैसे आप बोल सकते हो प्लांट वेरे होते हैं, इसमें स्टेम इतना स्ट्रॉन्ग वेरे नहीं होता, जैसे आप जैस्मिन वेरे की बात कर सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड वन आप बात करो तो ट्री, तो ट्री में वेल डेवलप आपको स्टेम दिखाई देती है जो स्ट्रॉन्ग होती है, लीफ, बाकी फ्लोरल पार्ट वेरे दिखाई देते हैं। तो ट्री का स्ट्रक्चर जिन्होंने 480 प्लांट को जो क्लासीफाई किया था उसको जैसा उनका करेक्टरिस्टिक था उसके बेसिस पर उन्होंने उसको किस में प्लेस किया था? हर्ब, श्रब एंड ट्री में। सेकेंड जो साइंटिस्ट थे वो क्या थे? अरिस्टोटल, या जिसको आप बोलते हो अरस्तु, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी। अब इन्होंने जूलॉजी मतलब एनिमल साइंस, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं कि अरस्तु को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी। बोला इन्होंने एक फेमस बुक लिखा है जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमिलिया, ठीक है। इन्होंने इस पर एनिमल्स को क्लासीफाई किया था। अब हिस्टोरिया एनिमिलिया में उन्होंने जो क्लासीफाई किया एनिमल को, उसको उन्होंने बोला दो टाइप्स के एनिमल होते हैं। एक होते हैं एनाइमा, दूसरा होते हैं एनाइमा, ठीक है। तो थोड़ा सी बस प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। एक है आपका एनाइमा, दूसरा क्या है? एनाइमा। तो बोला है कि जो एनाइमा होते हैं जिसमें क्या होता है? आरबीसी प्रेजेंट होता है, यानी ऐसे एनिमल जिसमें ब्लड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और एनाइमा मतलब जिसमें क्या होता है? आरबीसी एब्सेंट होता है। उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया एनिमल को। प्लांट को उन्होंने डिस्क्राइब किस में किया? डिवाइड किया हर्ब, श्रब एंड ट्री, जो आप बोल सकते हो जिसको किसने किया था? थियोफ्रास्टस ने, क्योंकि वो फादर आप क्या थे? बॉटनी थे, ठीक है। तो उन्होंने प्लांट को तीन में क्या किया? डिवाइड किया था। चलिए थर्ड जो साइंटिस्ट है वो है आपका लिनियस। कौन है? लिनियस। वही लिनियस जिन्होंने बायनोमेनक्लेचर सिस्टम को दिया था। उनका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी कंट्रीब्यूशन है। बोला ही गेव सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन 1737, और उसको उन्होंने किस बुक में लिखा था? जेनरा प्लांटेरम में। यानी उन्होंने क्या दिया था? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड इसमें रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक को लिए थे उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए। पूरा ही क्लासीफाई प्लांट इनटू 24 क्लास। इन्होंने इसके बेसिस पे प्लांट को किसमें क्लासीफाई किया? 24 क्लास में, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम, मतलब नंबर ऑफ स्टेमेन, लेंथ ऑफ स्टेमेन, फ्यूजन ऑफ स्टेमेन। उन्होंने जैसे बोला कि स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम मतलब मेन रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टर है, स्ट्रक्चर है, उसको उसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट को 24 क्लासीफाई किया था। अब एंड्रोसियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसका एग्जांपल भी इसमें पढ़ सकते हो। इसमें उन्होंने क्या क्या लिया होगा एंड्रोसियम में? थोड़ा नंबर ऑफ स्टेमेन, जो स्टेमेन के नंबर को, उसकी लेंथ को, उसका फ्यूजन कैसे होता है स्टेमेन का, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने लिया था, जिसके बेसिस पे प्लांट को किसमें क्लासीफाई किया था? 24 क्लास में, ठीक है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में लीनियस के बारे में भी पूछा जाता है कि जो सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था। तो एक्चुअली एक तरह से आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर ही आता है, बट इसमें लीनियस ने कौन से कैरेक्टरिस्टिक लिए थे? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक लिए थे। मेनली इन्होंने एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर वगैरह को कंसीडर किया था, जिसमें उन्होंने उसके लेंथ, उसके नंबर, उसके फ्यूजन को कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे क्या किया था? कंसीडर किया, और प्लांट को किसमें क्लासीफाई किया? 24 क्लास में। चलिए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। किसको पढ़ेंगे हम? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को। हम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है? बोला है इट इज बेस्ड ऑन मेनी कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक ऊपर बेस्ड है। जैसे एग्जांपल बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टर, मतलब इंटरनल कैरेक्टर्स को भी इस पर कंसिडर किया गया था और एक्सटर्नल
कैरेक्टरिस्टिक को भी क्या गया था, इसमें कंसीडर किया गया था। बोला है कि बेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। अगर हम बात करें ना कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को मेनली जो दिया था वो किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। और उन्होंने बुक लिखा था 3rd वॉल्यूम जेनरा प्लांटेरम का। तो देखो जेनरा प्लांटेरम अभी आपने पढ़ा था, किसने लिखा था, लिनियस ने भी लिखा था, ठीक है। लेकिन उसका जो 3rd वॉल्यूम किसने उसके आगे लिखा, किसने लिखा, बेंथम एंड हुकर ने लिखा, ठीक है, जिसको 1862 टू 1883 में क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। अब नोट आपको एक है लिखना है, जो जेनरा प्लांटेरम ऑफ 18th सेंचुरी कंटेन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय लिनियस। याद रखेंगे, अभी मैंने बोल रहा था, इसी बारे में बात कर रहा था। देखो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेनरा प्लांटेरम को किस साइंटिस्ट ने लिखा है। तो देखो दोनों साइंटिस्ट के नेम है, लिनियस और बेंथम एंड हुकर भी है, ठीक है। पर लिनियस ने मेनली आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के रेफरेंस पे इस बुक को लिखा है, बट जो साइंटिस्ट है बेंथम एंड हुकर, उन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस पे क्या इस बुक में मॉडिफिकेशन किया है। तो जेनरा प्लांटेरम जो 19th सेंचुरी की है, उसमें मेनली हम जो बात करते हैं वो किसके बेसिस पे बात करते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस पे बात करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को मेंशन किया है जेनरा प्लांटेरम में, किसने, बेंथम एंड हुकर ने। एंड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस पे 18th सेंचुरी में इस बुक को पब्लिश किया था, किसने, लिनियस ने, ठीक है। तो दोनों आप याद रखेंगे, आपको एग्जाम में जब MCQ सॉल्व करोगे तो इन दोनों से MCQ आए हुए हैं साइंटिस्ट के नेम से। चलिए आगे देखते हैं। बोला है कि बेंथम एंड हुकर पब्लिश देयर क्लासिफिकेशन आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ डार्विन बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब बोला है कि बेंथम हुकर ने अपना बुक को पब्लिश कब किया, एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, डार्विन, जिन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इन स्पीसीज की ओरिजिन कैसी हुई थी अर्थ पे, उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था। बोला है द क्लासिफिकेशन नॉट बेस्ड ऑन इवोल्यूशन, मतलब उनका जो क्लासिफिकेशन था वो इवोल्यूशन के बेस्ड नहीं था, ठीक है। तो बोला ना कि बेंथम हुकर ने उन्हें बुक को कब पब्लिश किया था, डार्विन की बुक यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बाद, बट जो उनका क्लासिफिकेशन मेथड था या क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किसके बेस्ड नहीं था, इवोल्यूशन के बेसिस पे नहीं था, ठीक है। बोला है कि डार्विन कौन थे, डार्विन का जो फेमस बुक है जो एक हर इम्पैक्ट देता है किसके ऊपर, टैक्सोनॉमी के, आफ्टर इट्स पब्लिकेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फाइलोजेनी। तो डार्विन का जो बुक है जिसको हमने बोला ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वो मेनली किस पे बेस्ड है, फाइलोजेनी पे। फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। जैसे आप बोलते हो ना कि कोई भी न्यू स्पीसीज अगर अर्थ पे आज आप देख रहे हो तो वो किसी न किसी अपने एंसेस्टर से आई होगी ना, तो एंसेस्टर से उस स्पीसीज तक की जब आप बात करते हो ना, कैसे उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है, वेरिएशन हुआ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक। जैसे आप बोलो ह्यूमन किससे आया हुआ है, एप से आया हुआ है, तो एप से ह्यूमन तक जो जर्नी है उसमें डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशन आए हुए होंगे। वो वेरिएशन कैसे थे, जेनेटिक वेरिएशन थे। तो वो है ना एक इवोल्यूशनरी स्टोरी कि आप बात करो, अगर आप मैन को क्लासीफाई करो या मैन की इवोल्यूशनरी स्टोरी को देखो तो आप जान सकते हो कि कैसे मैन में क्या हुआ, यानी एप्स में चेंजिंग हुआ, और आज आप क्या देखते हो, एक मॉडर्न मैन या ह्यूमन स्पीसीज को आप देखते हो, ठीक है। तो वही बोला कि जो डार्विन की बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसने टैक्सोनॉमी पे क्या किया, एक स्पेशल इम्पैक्ट डाला, क्योंकि उनका जो बुक था ना, वो बुक किसके बेसिस पे था, फाइलोजेनिक बेसिस पे था, मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे था। और आगे जब अभी आप बात करोगे ना क्लासिफिकेशन में, तो मेनली जो क्लासिफिकेशन था यानी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो किसके बेसिस पे था, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे, मतलब किसी भी स्पीसीज पे। जैसे आप बोलते हो ना आज डॉग में अगर स्पीसीज है तो डॉग का भी कोई एंसेस्टर होगा, लॉयन का भी कोई एंसेस्टर होगा, ठीक है, जिससे लॉयन आज स्पीसीज आप देखते हो। तो सेम वैसे किसी भी स्पीसीज की आप बात करो उसका एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, ठीक है, अर्थ पे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आगे दिया गया था उसको हम क्या पढ़ेंगे, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम।